नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का करीबी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया है। मुफ्ती कैसर फारूक भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सह-संस्थापक था। वह लश्कर चीफ हाफिज सईद का करीबी रहा है। कराची में ही हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी जियाउर रहमान को हत्या हुई थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कराची शहर में एक अज्ञात शख्स ने भारत के एक और प्रमुख दुश्मन मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या की है। मुफ्ती कैसर फारूक भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक था और हाफिज सईद के करीबी रह चुका है। यह हत्या मुफ्ती कैसर फारूक की पैदल चलते हुए की गई है, जब अनजान लोगों ने उसे कई गोलियों से घायल कर दिया। यह हत्या मुफ्ती कैसर फारूक के खात्मे का एक बड़ा मामला है और हाफिज सईद के लिए यह एक तगड़ा झटका होगा। हाफिज सईद एक मुख्य आतंकवादी है और उसके प्रभावशाली नेतृत्व में लश्कर-ए-तैयबा ने कई आतंकी हमले किए हैं। इस हत्या के पीछे अज्ञात लोगों के आतंकी मंच के मकसद और उनकी गतिविधियों की भूमिका का पता लगाने की जांच शुरू की गई है। मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग सड़क पर जा रहे हैं। सीसीटीवी के मुताबिक इस फुटेज में मुफ्ती कैसर फारूक वहीं पर खड़ा दिख रहा है। पीछे सफेद कुर्ता और पैजामा पहने हुए है। इसी दरमियान बाइक सवार ने उस पर गोलियां चलाई। वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन गोली लगने के बाद वह वहीं पर गिर जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान 13,500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:15 पर महबूब नगर जिले में पहुंचेंगे, जहां वह सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएमओ ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप देश भर में आधुनिक सड़क अवसंरचना के विकास को गति देने के संबंध में यह एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री मोदी जिन प्रमुख सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा 108 किलोमीटर लंबा वारंगल से राष्ट्रीय राजमार्ग 163 जी के सम्मम खंड तक 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं को कुल लगभग 6400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और परियोजनाओं से वारंगल और खम्मम के बीच यात्रा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर और खम्मम और विजयवाड़ा के बीच लगभग 27 किलोमीटर कम हो जाएगी। पीएम मोदी एक सड़क परियोजना के तहत NH 365 बीबी के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्मम खंड की 4 लेन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना लगभग 2,460 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और यह परियोजना हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का एक हिस्सा है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह खम्मम जिले और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। इस दौरान पीएम मोदी जकलेर कृष्णा नई रेलवे लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना यह नया रेल लाइन खंड पहली बार नारायणपेट के पिछड़े जिले के क्षेत्रों को रेलवे मानचित्र पर ले जाएगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद रायचूर हैदराबाद पहली ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी हसन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 2,170 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह परियोजना कर्नाटक के हासन से चेरापल्ली तक एलपीजी पाइपलाइन क्षेत्र में एलपीजी परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी कृष्णापट्टनम से हैदराबाद तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बहुउत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। करीब 425 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1940 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी।
पीएम मोदी हैदराबाद विश्वविद्यालय के 5 नए भवन यानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गणित और सांख्यिकी, विद्यालय प्रबंधन अध्ययन स्कूल, व्याख्यान कक्ष परिसर तृतीय और सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन का भी उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कदम है। बता दें कि तेलंगाना में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर की कारगिल कॉलोनी और समता विहार कॉलोनी के पास दो गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई और गोली भी चलाई गई। इस मामले में एक युवक की चाकू लगने से और दूसरे युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं दो अन्य युवकों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिनका जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम में प्राथमिक इलाज के बाद हालत बिगड़ती देख हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शनिवार देर शाम कारगिल कॉलोनी और समता विहार कॉलोनी के बीच कुछ लड़कों का झगड़ा हुआ। देखते ही देखते झगड़ा खूनी खेल में तब्दील हो गया। जमकर चाकू चले और गोलियां भी चलाई गई। बताया जा रहा है कि हमले में आजाद नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं साहिल और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इसी के साथ हिमांशु नाम के एक और युवक की गोली मारकर हत्या का मामला भी सामने आया है। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उनके लड़के का इलाके के ही कुछ लड़कों के साथ मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ। परिजनों का आरोप है कि इस मामले की जानकारी भी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। देर शाम उनको कुछ लड़कों ने समता विहार और कारगिल कॉलोनी के बीच की पुलिया के पास बुलाया, जहां कुछ बदमाश पहले से ही मौजूद थे। हिमांशु अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, जब भी पहले से वहां मौजूद बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर चाकू भी चले और हिमांशु को गोली मारी गई। जानकारी के अनुसार हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों को घायल हालत में नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आजाद नाम के युवक को भी मृत घोषित कर दिया। दरअसल बुराड़ी और भलसवा डेरी थाना इलाके के बीच कुछ ऐसी जगह है जहां सीमा विवाद के चलते पुलिस का लचर रवैया रहता है और इसी का फायदा यहां नशा बेचने वाले नशे के सौदागर उठाते हैं और खुलेआम कई जगहों पर नशे का सामान बेचा जाता है, जिसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हुए और आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया। शनिवार शाम हुए इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली। बुराड़ी और भलसवा डेरी दोनों ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कई घंटे तक यह दोनों जिले की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। कई घंटे तक चले सीमा विवाद के बाद तय हुआ कि मामला भलसवा डेरी थाना पुलिस के अंतर्गत आएगा और इस सीमा विवाद के बीच एक युवक का शव घंटों सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा। राजस्थान के जयपुर में 2 समुदायों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि यह विवाद बाइक से टक्कर के बाद हुई। राजधानी में कल यानी शुक्रवार की घटना को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। सुभाष चौक थाना इलाके में युवक की हत्या के मामले में बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ तक रास्ता बंद किया गया। बीच रास्ते हजारों की तादाद में स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। लोगों ने युवक की हत्या के मामले को लेकर विरोध जताया। मौके पर एसटीएफ, ईआरटी, क्यूआरटी, आरएएस और पुलिस फोर्स मौजूद हैं। रामगंज थाने पर विधायक अमीन कागजी और रफी खान पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा की। उधर सरकार ने 50 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने का भी ऐलान किया है। विधायक अमीन कागजी ने बताया कि सरकार से आश्वासन मिला है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में एक युवक की हत्या के बाद से तनाव के हालात बन गए हैं। देर रात करीब 12 बजे से भारी पुलिस फोर्स तैनात है। माहौल खराब नहीं हो इस कारण एसटीएफ की टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। देर रात से आज तड़के तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एडीसीपी समेत अन्य पुलिस अफसर सुभाष चौक इलाके में तैनात रहे। दरअसल रात 12 बजे के आसपास बाइक पर सवार 2 युवक सुभाष चौक इलाके में स्थित रावल जी का बाग इलाके से होकर गुजर रहे थे। इस दौरान बाइक की गति कुछ तेज थी, तभी एक अन्य बाइक सवारों की टक्कर हो गई। उसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ तो कॉलोनी के लोग वहां आ गए। भीड़ बढ़ती देख एक बाइक सवार तो बाइक लेकर वहां से चला गया, लेकिन दूसरी बाइक जिस पर इकबाल और उसका साथी सवार था उसे लोगों ने घेर लिया। आरोप है कि इकबाल और कॉलोनी वालों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े के दौरान इकबाल और उसके साथी को पीटा गया, जिससे इकबाल की अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जब्ता तैनात किया गया। तेल कंपनियों ने अक्टूबर की शुरुआत होने के साथ ही ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 209 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें
आज यानी 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1731.5 रुपए पर बिक रहा है। वहीं अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर के दाम 203.5 रुपए की बढ़त हुई है और यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर 1636 रुपए के बजाय 1839.5 रुपए पर मिल रहा है। मुंबई में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 204 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है और इसके दाम 1482 रुपए से बढ़कर 1684 प्रति सिलेंडर तक पहुंच गए हैं। वहीं चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 203 रुपए का इजाफा हुआ है और यहां कीमत 1695 रुपए से बढ़कर 1898 रुपए तक पहुंच गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 महीने पहले ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की भारी कटौती की थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को घरेलू एलपीजी की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। यह अपने पुराने रेट पर बने हुए हैं। 4 महानगरों में से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 903 रुपए, कोलकाता में 929 रुपए में 902.5 रुपए और चेन्नई में 918.5 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है। सितंबर 2023 को तेल कंपनियों ने घरेलू के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी बड़ी कटौती की थी। पिछले महीने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 158 रुपए तक कम कर दिए गए थे। इसके बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1522 रुपए तक पहुंच गई थी। बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे का असर होटल रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो सकता है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। बाराबंकी में किसान क्रांति दल के जिला अध्यक्ष बाराबंकी मोहम्मद नसीम की अगुवाई में और जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद कलीम के नेतृत्व में थाना असंद्रा क्षेत्र के नई सड़क चौराहे पर किसान क्रांति दल संगठन विस्तार और किसान संवाद को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला प्रसाद त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अमरेश विक्रम सिंह यादव उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नगर पंचायत सुबेहा निवासी दिनेश सोनी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत किया गया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा छत्रपाल यादव और मोहम्मद अलीम असंद्रा को जिला सचिव के पद पर मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी किसान भाई संगठित हो और सभी लोग मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी खुद की सरकार बनाएं, तभी किसानों का विकास होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग किसान क्रांति दल का संगठन विस्तार करें और अपनी खुद की किसानों की सरकार बनाएं। बैठक में मुख्य रूप से राजेश मेडिकल स्टोर, राम मिलन यादव, प्रदीप नारायण यादव, सुशील तिवारी प्रधान, गुरु प्रसाद प्रधान, राम लखन यादव पूर्व प्रधान, प्रवेश यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उद्देश्य पार्टी का है कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ें और उसमें सफलतापूर्वक विजय प्राप्त हो, किसानों की सरकार बने, किसानों की बात जो लोकसभा और विधानसभा में नहीं हो पा रही है वो हम लोगों के संगठन के द्वारा हो, यही मतलब इसका उद्देश्य है। किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निस्तारण जो है अभी तक हो नहीं पाया है और हमारे देश में कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई। किसानों को हमेशा लॉलीपॉप की तरह दिखाया जाता है कि आप मेरे साथ आ जाओ तो ये हो जाएगा, आप मेरे साथ आ जाओ तो ये हो जाएगा, लेकिन उनकी समस्याएं जो बनी हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान हमारा जो है संसद विधायक बनके विधानसभा और संसद में नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमारी बात जब तक अंदर नहीं होगी, हाउस के अंदर नहीं होगी, तब तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई अधिकारी सुनने वाला, ना कोई पॉलिटिक्स नेता सुनने वाला है। सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार का है, जहां रेबीज डिस्पोजल न होने के कारण किसान यूनियन ने सीएचसी पर पहुंचकर 100 रेबीज डिस्पोजल दान किया। जानकारी के अनुसार जिले में कई दिनों से रेबीज डिस्पोजल न होने के कारण लोगों को रेबीज का टीका नहीं लगवा पाते थे। किसान यूनियन के लोगों को देखा नहीं गया तो लोगों ने पहुंचकर रेबीज डिस्पोजल दान कर दिया, जिससे लोगों को रेबीज का टीका लग सके। और वहीं एक बच्ची पहुंची तो उसे रेबीज का टीका लगाया गया।
किसान यूनियन टिकैत कपिल देव त्रिपाठी ने बताया कि रैबिज डिस्पोजल दान दिया गया है जिससे लोगों का टीका लग सके। सभी किसान यूनियन के लोगों ने मिलकर रैबिज डिस्पोजल दान किया है। हालांकि रैबिज डिस्पोजल को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उसका उद्देश्य है क्षेत्र में यदि किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काटे तो वो हमारे CSC केंद्र पर आकर के कुत्ते का प्रतिरोधी वो इंजेक्शन लगवा ले। कितने डिस्पोजल आपने दान किया? 100 डिस्पोजल मैंने दान किया। गमुहा विकासखंड के गांव अगरयाला में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने गांव अगरयाला में खराब पड़े पानी की टंकी के सभी बोर को तत्काल सही कराने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया। साथ ही गांव की मेन रास्ते की इंटरलॉकिंग सड़क और शेरगढ़ अगरयाला मार्ग के लिंक रोड को जल्द ही बनवाए जाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। उन्होंने कहा कि मैंने विकास के लिए जातिवाद या क्षेत्रवाद को कभी कोई महत्व नहीं दिया है। मेरे लिए मेरे क्षेत्र का विकास सर्वोपरि है। पंचायत सचिव चौधरी ब्रजमोहन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत अगरयाला में कैबिनेट मंत्री ने अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खबर आगरा से है, जहां शमशाबाद कस्बे में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की विद्युत सप्लाई कट जाने से बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गया। तकरीबन 3 घंटे तक बैंक का कार्य बाधित रहा। दरअसल शमशाबाद की PNB शाखा पर पिछले 2 माह से विद्युत विभाग का बकाया चल रहा था। विद्युत अधिकारियों ने बिल जमा नहीं करने पर बैंक का कनेक्शन काट दिया। सप्लाई ठप होने के बाद शाखा प्रबंधक द्वारा विद्युत बिल जमा कराया गया। इसके बाद विद्युत सप्लाई सुचारू हो सके तब कहीं जाकर बैंक का कार्य शुरू हुआ। पूरे घटनाक्रम को लेकर बैंक में उपभोक्ताओं के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। दरअसल पूरा मामला आगरा के शमशाबाद कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक शाखा का है। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी प्रवीण कुमार के मुताबिक बैंक पर 2 माह से विद्युत बिल बकाया चल रहा था। बैंक में 20 किलोवाट का कनेक्शन है। SDO के मुताबिक पावर कनेक्शन का भुगतान हर महीने करना होता है। बैंक पर तकरीबन 50,263 रुपए का बकाया चल रहा था। अपर अभियंता द्वारा विद्युत वसूली अभियान में बैंक का कनेक्शन काट दिया गया। बैंक में विद्युत सप्लाई बंद होने से सारे लेन देन के कार्य ठप हो गए। तकरीबन 3 घंटे तक बैंक की विद्युत सप्लाई बंद रही। शाखा प्रबंधक परमजीत सिंह ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा 1 दिन पहले ही विद्युत बिल की कॉपी दी गई थी। 30 सितंबर बिल जमा करने की अंतिम तिथि थी। बैंक की प्रक्रिया के तहत बिल जमा करने की प्रोसेसिंग अमल में लाई गई, लेकिन तब तक विद्युत कर्मियों ने आकर कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते बैंक में काफी परेशानी हुई। विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात कर बकाये का भुगतान किया गया है। इधर भुगतान के बाद विद्युत अधिकारियों ने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया, तब कहीं जाकर बैंक के कार्य शुरू हो सके। 2 सरकारी विभागों के बीच हुई कंट्रोवर्सी को लेकर बैंक, उपभोक्ता और आसपास के लोगों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।